दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद डॉक्टर श्याम में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे ब्लड का कुछ तो बेसिक्स देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए जब हम ब्लड की बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना, तरल संयोजी ऊतक। इसके दो भाग हैं, एक है आपका प्लाज्मा पार्ट जो कितना परसेंट होता है, 55%, ये बात आप याद रखेंगे। फिर इधर देखिए सेलुलर पार्ट, ये 45% होता है और इसको तीन भागों में बांटा जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, यानी ये सारे ब्लड कैप्सूल्स हैं जिसकी बात हम कल कर चुके थे। ठीक है, चलिए फिर हम देखेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक डब्ल्यूबीसी होती है कणिका में और एक होती है अकणिका में, यानी अग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। इसका क्या मीनिंग है? देखिए जैसा कि हम पहले देख रहे थे कि जो आरबीसी है ना उसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक, इस बात से तो आप सब सहमत हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होती है ना दोस्तों उसमें केंद्रक होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका जो ये साइटोप्लाज्म है ना, यदि ये कणिका में हो ऐसे, उसमें बड़े बड़े ऐसे पार्टिकल मिले इस तरह से, तो वो तो होगा आपका ग्रेनुलोसाइट। और जिसमें सिचुएशन ये हो कि केंद्रक तो हो और पार्टिकल कुछ नहीं मिले, सिर्फ लिक्विड पार्ट हो, तो वो आपका हो गया अग्रेनुलोसाइट। याद रखना है उसमें उपस्थित पार्टिकल्स के बेस पे उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक तो आपका बन गया ग्रेनुलोसाइट, दूसरा बन गया अग्रेनुलोसाइट, यानी कणिका में और अकणिका में। ठीक है, कणिका में यदि मैं इसको 100% मान लूं तो टोटल आरबीसी का 67.5% पार्ट जो होता है ना, वो तो होता है आपका ग्रेनुलोसाइट का। ठीक, इधर देखिए यदि आप इसको 100% माने तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो 32.5% होता है अग्रेनुलोसाइट का। ठीक है भाई, अब आपने देखा कि आरबीसी जिसको हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं उसका आगे कोई क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन लेकिन दोस्तों डब्ल्यूबीसी को आगे पांच भागों में बांटा जाता है। डब्ल्यूबीसी को पहले तो दो भागों में, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट को, फिर आगे इसके पांच भाग निकल के आ जाते हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट के तीन भाग और अग्रेनुलोसाइट के दो भाग। ठीक, यहां देखिए पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा इओसिनोफिल, ठीक है, इओसिनोफिल, और एक है बेसोफिल। ये जो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये सारे ग्रेनुलोसाइट टाइप के हैं। कैसे? कणिका में है। इनका केंद्र कैसा होता है दोस्तों? इनके केंद्र के चारों ओर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कणिका में होगा, है ना, ग्रेनुलर होगा। ठीक है, और होते तीन है, एक न्यूट्रोफिल, दूसरा इओसिनोफिल और तीसरा बेसोफिल। इसमें सबसे कम संख्या में बेसोफिल पाया जाता है जो 0.5% ही है ना। इस 67 को आगे आप डिवाइड करोगे ना तो 65% तो क्या है, न्यूट्रोफिल। ठीक, फिर आपका इओसिनोफिल लगभग 2% और फिर बेसोफिल 0.5%। ठीक है, ये चीजें भी आपको दिमाग में रखनी होगी क्योंकि यहां से भी चीजें पूछी जा सकती है। फिर आप देखिए ग्रेनुलोसाइट की बात, अग्रेनुलोसाइट की आप बात करेंगे तो इसको दो भागों में बांटेंगे, एक तो लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का परसेंटेज है दोस्तों 27.5% और मोनोसाइट का परसेंटेज 5%। इसका मतलब आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, आपका आंसर होगा न्यूट्रोफिल। सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी, आपका आंसर होगा बेसोफिल। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी कोई ये भी पूछ ले कि सबसे बड़ी ब्लड कैप्सूल्स या रक्त कणिका कौन सी होती है, या तो आरबीसी होगी या डब्ल्यूबीसी होगी या प्लेटलेट्स होगा, तो आपका आंसर होगा डब्ल्यूबीसी। ओवरऑल यदि पूछ ले कोई कि सबसे बड़ी ब्लड कणिका या रक्त कणिका कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, डब्ल्यूबीसी। लेकिन कोई ये पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी में ही सबसे बड़ी कौन है, क्योंकि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, तो यहां तो 5 डब्ल्यूबीसी है, इनमें से कौन सा, तो आपका आंसर होगा मोनोसाइट। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, मोनोसाइट। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी की यदि बात आएगी तो वो न्यूट्रोफिल होगी दोस्तों। सबसे छोटी कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल। एक बार फिर से सुनिए, आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा न्यूट्रोफिल। ये सबसे छोटी भी होती है। डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटी कौन है,
न्यूट्रोफिल, और यही सबसे ज्यादा संख्या में भी पाई जाती है। कोई आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा मोनोसाइट, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा याद कर लेना ढंग से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए, आरबीसी तो हमने पढ़ लिया था कल, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या श्वेत रक्त कणिका। इसका मतलब इसका कलर नहीं होता, तो ये कलरलेस है। ये क्या है दोस्तों, ये आपकी कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। और कलर का कारण क्या था, आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता। मेरी क्लास में हीमोग्लोबिन को मैं एच भी लिखता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हीमोग्लोबिन है, और ये नहीं है किसमें, डब्ल्यूबीसी में, ठीक है भाई। इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो होता है ना दोस्तों, वो प्रेजेंट होता है किसमें, डब्ल्यूबीसी में, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अकेला ऐसा एक जो है कणिका है या एक कैप्सूल्स है ब्लड की जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है ना। याद रहेगा आपको कौन है, डब्ल्यूबीसी, ठीक भाई। आगे देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन में कितनी मात्रा में डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए, 6000 से 11000 के आसपास, है ना, प्रति घन मिलीमीटर, 6000 से 11000 के आसपास। अब ये अलग अलग बुक में दोस्तों वेरी करती है ना। तो एक जो दूसरा ऑप्शन आता है वो 6000 से 8000 भी आता है, ठीक है ना। तो आपको दोनों रेंज कभी नहीं मिलेगी ऑप्शन में, इनमें से कोई एक मिलेगा। 6000 से तो ज्यादा ही होती है, 6000 से तो ज्यादा ही होती है दोस्तों। उससे कम होने पर आप बहुत बीमार होने लग जाते हैं और फिर दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना। और जब आपको संक्रमण होता है ना, तो इसकी संख्या 20,000 30,000 तक पहुंच जाती है। क्यों, क्योंकि आपको संक्रमण से बचाना है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का निर्माण तो दोस्तों कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करती है। अब क्या होता है, यदि इनकी संख्या लाखों में बढ़ जाए, डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में बढ़ जाए, तो आपको एक रोग हो जाता है जिसका नाम है कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ल्यूकेमिया, है ना। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए लाखों में, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या कहलाती है दोस्तों, ल्यूकेमिया, उसी का नाम ब्लड कैंसर है, ठीक है भाई। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा देखिए, अब इसका जो लाइफ स्पेन है वो 9 दिन है। ये भी वेरी करता है, कोई 7 से 9 दिन बोलता है, तो ओवरऑल अपन एक फिगर ले लेते हैं 9 दिन। ऑप्शन देख के आपको आंसर सही करना है, ठीक है भाई। ऑप्शन देख के आपको जो सबसे नजदीकी जो ऑप्शन होगा ना, उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर डब्ल्यूबीसी की 120 दिन होती है, मैंने वहां आपको बताना भूल गया था, तो यहां बता रहा हूं। डब्ल्यूबीसी जो है 120 दिन इसकी एवरेज जो लाइफ स्पेन होता है, 120 दिन। लेकिन बच्चों में जरा कम हो जाता है, 100 दिन होता है। जो बच्चे होते हैं ना, नवजात शिशु जो है, उसमें 100 दिन ही होती है। फिर देखिए, इसका जो शेप है वो राउंडेड हो सकता है, इररेगुलर हो सकता है ना। 5 टाइप की है, तो पांचों का जो साइज है, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो सबका डिफरेंट होगा, वो भी अपन आगे देखेंगे। आगे देखिए, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ना दोस्तों, ये आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बनाती है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कौन बनाता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी। यदि मैं आपको तीनों ब्लड कैप्सूल्स के अलग अलग फंक्शन एक एक लाइन में बताऊं ना, तो आरबीसी काम करती है रेस्पिरेशन गैसेज का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन गैसेज, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने का काम कौन करता है दोस्तों, आरबीसी करती है। यदि आपको कोई पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है, तो आपको बताना प्रतिरक्षा करना, डिफेंस, बॉडी को बचाना, किसे, संक्रमण से, इंफेक्शन से बचाना। तो ये आपके इम्यून सिस्टम का निर्माण कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। और यदि आपको कोई कहे कि हम प्लेटलेट्स के काम को किस तरह से बांटेंगे, तो वो ब्लड क्लोटिंग में मुख्य भूमिका निभाती है। जब भी आपको चोट लगती है, चोट लगते ही 5 मिनट या 6 मिनट में आपका ब्लड स्वतः ही अपने आप ही रुक जाता है दोस्तों, उसकी वजह है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इन तीनों के फंक्शन याद रखिएगा। इसीलिए प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि थ्रोम्बस का मतलब है रक्त का थक्का बनना, ठीक है। और आपका जो डब्ल्यूबीसी है उसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, क्योंकि उसका कोई कलर नहीं होता। और इधर आप देखेंगे कि आरबीसी, उसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसका कलर होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है, ठीक है ना। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कई बार आपको ऐसा कंफ्यूजन आ सकता है कि इरिथ्रोसाइट और इयोसिनोफिल जो है ना, इन दोनों में कंफ्यूजन आ सकता है। तो दोस्तों, इरिथ्रोसाइट तो किसका नाम है, आरबीसी का, जबकि इयोसिनोफिल एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है, वो भी कैसी, ग्रेनुलोसाइट की
एक टाइप है। ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी जो था कणिका में वाली जो डब्ल्यूबीसी है उसका एक टाइप है। कौन? इओसिनोफिल। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको ऑल्सो नोन एज, ये जानी जाती है डब्ल्यू किस नाम से? प्रहरी या सैनिक के रूप में, बॉडीगार्ड या सोल्जर के रूप में जानी जाती है, या पुलिसमैन के रूप में भी, है ना। ये हमारी बॉडी के पुलिसमैन है जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बॉडी के सोल्जर है। ये डब्ल्यूबीसी के बारे में है। फिर आप देखिए जितनी भी ब्लड काप्सल्स होती है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स, इन तीनों में सबसे बड़ा आकार यदि किसी का है तो डब्ल्यूबीसी का है। किसका है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी का। और डब्ल्यूबीसी में भी किसका है? मोनोसाइट का। किसका है दोस्तों? मोनोसाइट का। डब्ल्यूबीसी में ओवरऑल पूछे तो डब्ल्यूबीसी, लेकिन डब्ल्यूबीसी में ही पूछ ले तो आपका आंसर बदल जाएगा दोस्तों। तब आपको एक विशेष प्रकार की डब्ल्यूबीसी का एग्जांपल देना होगा, वो मोनोसाइट है जो सबसे बड़े आकार वाली होती है। फिर देखिए इनका निर्माण ओरिजिनेटेड फ्रॉम, निर्माण कहां होता है दोस्तों? इसका निर्माण होता है लसिका ग्रंथियों में, है ना। कहां पर? जो आपकी लिम्फ नोड है। अब आप कहोगे लिम्फ क्या होता है, तो 1 मिनट बाद आपको समझाया जाएगा। फिर स्प्लीन में भी, प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। थाइमस ग्रंथि, यहां पर इसका मैच्योरेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों बोन मैरो में भी निर्माण होता है। तो ये कई जगह बनती है डब्ल्यूबीसी। अब देखिए आप एक चीज समझिए, मान लेते हैं कि ये कोई ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल का मतलब हो गया वो वाहिका जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, ठीक है ना। अब हमारे शरीर के जो टिश्यूज हैं वो किससे बने होते हैं? टिश्यूज तो बने होते हैं सेल्स से, तो ये सेल्स है। अब दोस्तों एक्चुअली दिक्कत क्या आती है कि ये जो ब्लड है ना, ये डायरेक्ट इन सेल से बात करना नहीं जानता, ना वो उसकी भाषा समझती है, ना आपस में दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझते ही नहीं है। तो उनके लिए एक अनुवादक या बीच में एक मीडिएटर होता है, वो एक तरल पदार्थ है ना। वो क्या है? वो एक तरल पदार्थ है दोस्तों, जो ऐसे मिलेगा यहां, है ना। ब्लड वेसल और टिश्यूज के बीच में, टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसका कोई एक फिक्स फंक्शन हो, वही तो टिश्यू है ना। अब देखिए, अब ये यदि इस ब्लड को यहां पर भोजन भेजना हो तो पहले ये कहां भेजेगा? लिम्फ को। इसका नाम लसिका भी होता है। लिम्फ को हिंदी में क्या कहते हैं? लसिका। फिर लसिका यहां पर भोजन पहुंचा देगी, लेकिन सेल वेस्ट मटेरियल भी तो जनरेट करती है, वो भी लिम्फ को देगी और लिम्फ फिर आगे भेजेगा। अब यहां पर मैंने तो एग्जांपल आपको फूड का दे दिया, वहां पर गैसेस भी हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकता है, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, कोई भी चीज का आना जाना हो सकता है दोस्तों। तो वो किसके माध्यम से होता है? एक लिक्विड होता है जो आपका भरा रहता है ब्लड वेसल और टिश्यू के बीच में। अब आप कहेंगे कि हमने तो नहीं पता। देखो दोस्तों, जब आपको कभी चोट लगती है तो ब्लड नहीं निकलता, तो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड सा नहीं निकलता, वही लिम्फ है दोस्तों, जिसमें कहीं कहीं ऐसे ब्लड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स भी होती है, छोटी छोटी बूंदे होती है ब्लड की। उसी का नाम लसिका है दोस्तों, जो ट्रांसपेरेंट सा पदार्थ निकला है छोटी मोटी चोट से, जब आपकी स्किन को कोई रगड़क लग जाती है दीवार विवार से, तब निकलता है, ठीक है ना भाई। तो लिम्फ को ध्यान रखना, और लिम्फ में ही क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर डब्ल्यूबीसी को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो ग्रेनुलोसाइट, यानी ये तो क्या था आपका? कणिका में, हिंदी वालों के लिए कणिका में, और इंग्लिश वालों के लिए ग्रेनुलोसाइट। इधर देखिए अग्रेनुलोसाइट या अकणिका में, यही दो प्रकार थे ना। तो ये दोनों टाइप के प्रकार में हमें चीजें डिटेल में देखनी होगी। देखिए यहां पर ये ग्रेनुलोसाइट जो है ये बोन मैरो में बनती है। कहां बनती है दोस्तों? अभी तो मैं लिम्फ की बात कर रहा था, लेकिन उसमें भी ये कई जगह बन रही है ना, कुछ लिम्फ में बनती है, कुछ आपका बोन मैरो में बनती है। तो जो बोन मैरो में बनती है वो ग्रेनुलोसाइट है। तो सारे टाइप की जो ग्रेनुलोसाइट है कहां बनती है दोस्तों? बोन मैरो में, ठीक है। इसका कोशिका द्रव्य कैसा होता है? कणिका में। कोशिका द्रव्य का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म। उनका जो मैट्रिक्स है, उनका जो तरल पदार्थ है सेल्स का, वो कैसा होता है? कणिका में होता है, ग्रेनुलर होता है, इसीलिए तो उनको हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। इनके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका न्यूट्रोफिल, एक क्या है दोस्तों? न्यूट्रोफिल। दूसरा क्या है? इओसिनोफिल्स, ठीक है। तीसरा क्या है? बेसोफिल्स। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनका न्यूक्लियस है ना, उसका शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप जब क्लिनिकल टेस्ट होते हैं ना ब्लड के, तो कैसे पहचाना जाता है कि ये इओसिनोफिल है, ये बेसोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है? तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देख के। यहां मैंने इनके न्यूक्लियस बनाए हैं, किसके?
WBC के। कौन सी WBC? ग्रेनुलोसाइट। और उसके टाइप कौन से? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। आप देखेंगे कि यदि न्यूट्रोफिल को आप देखें माइक्रोस्कोप से तो उसका न्यूक्लियस कैसा दिखाई देगा? मल्टीलोब्ड, इस तरह से बहुपालित। कैसा होगा दोस्तों? बहुपालित। उसके न्यूक्लियस की कई पालियां बन जाती है, वो मल्टीलोब्ड होता है, याद रखना है। और जो मल्टीलोब्ड होगा उसका मतलब वो क्या है दोस्तों? न्यूट्रोफिल, जिसकी संख्या WBC में सबसे ज्यादा होती है। 65% होता है ना, आपको बताया था। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला और सबसे छोटा भी ये कौन है? न्यूट्रोफिल। आगे देखिए, ये भक्षक टाइप का होता है। इसका क्या मतलब हुआ? भक्षक का मतलब होता है फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स। ऐसी सेल्स जो किसी फॉरेन बॉडी को, बाहर से आने वाले इंफेक्शन को, बैक्टीरिया, वायरस या किसी पार्टिकल को चबा जाए, खा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? फेगोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल का नेचर कैसा है? फेगोसाइट का नेचर कैसा है दोस्तों? फेगोसाइट का। लेकिन इसका आकार छोटा है, इसलिए इसको माइक्रोफेगोसाइट कहते हैं, या माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी, है ना, माइक्रो पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। ठीक है, याद रखना है। न्यूट्रोफिल कैसी है? फेगोसाइटोसिस, लेकिन इसका आकार छोटा है, इसलिए ये माइक्रोफेगोसाइट। और माइक्रोफेगोसाइट, इसको हम ये भी तो कह सकते हैं माइक्रो पुलिसमैन। ठीक है, फिर देखिए ये माइक्रोफेज है, इसकी वजह ये बता ही दिया मैंने, ये कैसी है? माइक्रोफेगोसाइट्स है। याद रखना है इसका न्यूक्लियस कैसा होता है दोस्तों? बहुपालित होता है। फिर देखिए हम इओसिनोफिल की बात करेंगे, तो इओसिनोफिल का ये बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड। ठीक है दोस्तों, ये द्विपालित होता है, इसमें दो पालियां हैं। जैसे टेलीफोन पे रखा हुआ चोगा नहीं होता, रिसीवर जिसे आप कहते हो, उठा के फोन पे बात करते, बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर होती है अंदर से। ये देखिए, तो ये क्या क्या होगा? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल एलर्जी में बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल पूछा जा सकता है आपको कि एलर्जी में हमारी कौन सी WBC एक्टिव होती है, तो वो देखना है। उसका नाम है इओसिनोफिल। देखिए कैसे, एक तो इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा दोस्तों? बाइलोब्ड होगा। कैसा होगा? बाइलोब्ड यानी द्विपालित। फिर ये अभक्षक होगी, ये फेगोसाइट नहीं कर सकती, ये फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो कौन करता है दोस्तों? न्यूट्रोफिल। ठीक है, फिर देखिए एलर्जी प्रतिरक्षक, प्रतिरक्षण में सहायक, क्योंकि दोस्तों ये हिस्टामीन को रिलीज करती है जब भी आप पे एलर्जी होती है किसी चीज से। एलर्जी जो उत्पन्न करते हैं उन कारकों को हम कहते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस तो कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, पोलन ग्रेन्स हो सकता है, झाड़ू लगाते समय उड़ने वाली धूल हो सकती है, या कोई और चीज। इससे क्या एलर्जी हो सकती है? स्नीजिंग हो सकता है, बार बार जुकाम हो सकता है, स्किन पे भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, जिसको अपन ऐसे बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके लिए सिट्रेजिन टैबलेट लेते हो, लिवोसिट्रेजिन लेते हो, ठीक है ना, तो वो टैबलेट एंटी हिस्टामिन ही होती है, क्योंकि एलर्जी का जो कारण है ना दोस्तों, वो कारण होता है हिस्टामिन का उत्पन्न होना। तो उसको उत्पन्न कौन कर रहा है? इओसिनोफिल। यदि इओसिनोफिल उसको उत्पन्न बंद कर दे, उसको उत्पन्न करना बंद कर दे, तो आपको एलर्जी भी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन एलर्जी होगी तो याद रखिएगा वो हमेशा किससे होगी? हिस्टामिन से। इसीलिए जो टैबलेट आप सिट्रेजिन लेते हो, लिवोसिट्रेजिन लेते हो, या उससे पहले एविल चला करती थी जो आजकल बंद हो गई है, वो सब कैसी है? एंटी हिस्टामिन, यानी एलर्जी को ठीक करने वाली। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलर्जी का कारण है, तो हिस्टेमिन, हिस्टेमिन, हिस्टेमिन याद रखना है, ठीक है। तो ये इओसिनोफिल है। फिर आप बेसोफिल को देखेंगे, तो बेसोफिल में दोस्तों न्यूक्लियस होगा ट्राइलोब, त्रिपालित। ये देखिए तीन पालियां बन गई, न्यूक्लियस की तीन पालियां जब बन जाए तो वो क्या है दोस्तों? बेसोफिल है। और ये हिपेरिन का उत्पादन करती है दोस्तों। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है। हिपेरिन क्या होता है? आपके ब्लड को शरीर में जमने नहीं देता। जब शरीर में कोई कट नहीं लगा हुआ हो ना, तो ब्लड में, शरीर में ब्लड को जमने नहीं देगा, क्योंकि ब्लड यदि गाढ़ा हो गया, जम गया, तो आपकी डेथ हो सकती है दोस्तों, है ना। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स इसी वजह से होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? ये हिपेरिन का उत्पादन करती है बेसोफिल, और ट्राइलोब्ड होती है, यहां पर दिया हुआ है। फिर आप देखेंगे कि यह भी अभक्षक प्रकार की होती है। यह भी कैसी होती है दोस्तों? अभक्षक प्रकार की होती है। आपको याद रखना है अभक्षक का मतलब ये भी फेगोसाइटोसिस नहीं करती, ठीक है ना। आगे ये यहां पर इनके डायग्राम दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तीनों को मैंने कंपैरेटिवली पढ़ा दिया है ताकि आप उसको भूले नहीं, ठीक। अब देखिए हम इधर देखते हैं अग्रेनुलोसाइट। तो अग्रेनुलोसाइट का निर्माण होता है दोस्तों लिम्फ नोड्स में।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिम्फ लसिका के बारे में बताया ही, तो वहीं बनती है ये, ठीक है ना। अब ये इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो तो अकणिका में होता है, इसीलिए इसको अग्रेनुलोसाइट भी कहते हैं। तो अब ये इसके दो टाइप हैं, ये जो दो टाइप है वो किसके हैं, अग्रेनुलोसाइट्स के, ठीक है ना। अकणिका में जो WBC है उसके टाइप है। पहला है लिम्फोसाइट। पहला क्या है दोस्तों, लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षण में सबसे बड़ी भूमिका इसी की होती है दोस्तों। सभी WBCs में यदि आप एक को छांटेंगे ना, एक को अलग करेंगे ना कि प्रतिरक्षा में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो दोस्तों लिम्फोसाइट का है। फिर आप देखेंगे मोनोसाइट, एक दूसरा टाइप है मोनोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है ना, ये दोनों टाइप किसके हैं दोस्तों, अग्रेनुलोसाइट के। ग्रेनुलोसाइट के कौन से थे, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, वो तो ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है, उनको हम पढ़ चुके हैं। यहां बात कर रहे हैं अग्रेनुलोसाइट की, तो उसके दो टाइप है। पहला है दोस्तों लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो होती है वो अभक्षक प्रकार की होती है, यानी यह भी फैगोसाइट नहीं करती, फैगोसाइटोसिस नहीं करती है। ये प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जरूरी है, प्रतिरक्षा बनाती है, यानी आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको बनाती है, इम्यून सिस्टम को। सबसे छोटी WBC है ये लिम्फोसाइट, क्या है, सबसे छोटी WBC है। मैंने शायद एक बार आपको न्यूट्रोफिल के बारे में बता दिया, सबसे छोटी है ना, उसकी संख्या ज्यादा होती है दोस्तों, इसको करेक्ट करेंगे अपन, है ना, उसकी संख्या ज्यादा होती है। ये मिसप्लेस हो गया मेरे माइंड से, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अपना कंटेंट ये तैयार है। तो सबसे छोटी WBC यदि कोई है ना तो वो लिम्फोसाइट है दोस्तों, और सबसे बड़ी कौन है, मोनोसाइट। फिर देखिए ये जो लिम्फोसाइट है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो बी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट, ठीक है। एक तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये नाम कहां से आए, बी लिम्फोसाइट का मतलब दोस्तों बी से बोन मैरो, जो कहां बने, बोन मैरो में, और मैच्योर भी वहीं हो जाए, ठीक है, बने भी कहां, बोन मैरो में, और मैच्योर भी वहीं हो जाए, तो उसका नाम बी लिम्फोसाइट है दोस्तों। इसका मतलब इसका निर्माण और परिपक्वन दोनों कहां होते हैं, बोन मैरो में, ठीक। फिर देखिए टी लिम्फोसाइट, बनती तो ये भी बोन मैरो में ही है, बनती तो ये कहां है, बोन मैरो में ही, लेकिन मैच्योर होने के लिए दोस्तों ये जाती है थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्लैंड जो है आपको पता है ये होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन रिलीज करने वाली ऐसी ग्रंथियां जो अपना जो स्त्राव है, जो अपना सिक्रेशन है, सीधा ब्लड में डाल देती है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक ट्यूब्स नहीं होती, स्पेसिफिक नलिकाएं नहीं होती उसके पास, जैसी आपकी स्वेट ग्लैंड में होती है या टीयर ग्लैंड में होती है। ये तो एक्सोक्राइन हो गई, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, वो अपना जो स्त्राव है जिसे हम हार्मोन कहते हैं वो सीधा ब्लड में डाल देती है, ठीक है भाई। तो वो जो वहां उसी थाइमस ग्लैंड में जाके आपकी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है, इसलिए उसका नाम थाइमस का पहला जो है वो टी उठा लिया गया, उसीलिए उसको टी लिम्फोसाइट कह दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए थाइमस ग्लैंड को टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग स्कूल भी कहा जाता है ना, या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी वो OTS है। RS की आप तैयारी कर रहे हो तो OTS आपके जीवन में बड़ा मायने रखता है, तो आप उसको OTS मान के चलिए कि वो जो है बी लिम्फोसाइट बनने के बाद कहां चली जाती है, थाइमस ग्लैंड में, और उनका नया नाम पड़ जाता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है भाई। अब ये जो टी लिम्फोसाइट है, टी किलर सेल और टी हेल्पर सेल आगे फिर दो भागों में बांटी जाती है। ये मैंने इसलिए बताया कि जो एड्स रोग होता है ना दोस्तों, उसमें कौन सी प्रकार की टी लिम्फोसाइट कम होती है, तो टी हेल्पर सेल कम होती है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, इसलिए मैंने अलग से इसको बताना जरूरी समझा कि आपको याद रखना है कि टी हेल्पर सेल जो है ना डाउन आ जाती है। फिर देखिए इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, पर मैच्योरेशन कहां होता है, थाइमस ग्लैंड में, ठीक है भाई। और इधर आप देखेंगे मोनोसाइट को, तो मोनोसाइट दोस्तों फैगोसाइटोसिस होती है, फैगोसाइट्स होती है, ये भक्षक होती है, लेकिन चूंकि आकार में सबसे बड़ी है तो इसको क्या कह दिया, मैक्रोफैगोसाइट। और माइक्रोफैगोसाइट कौन कहला रहा था, न्यूट्रोफिल, ठीक है भाई। और ये सबसे बड़ी WBC भी है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, किसके बारे में, अग्रेनुलोसाइट WBC के बारे में। अब कुछ और चीजें देखते हैं। ये दोस्तों एंटीबॉडी का निर्माण करती है, विशेष रूप से लिम्फोसाइट। आपकी बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती है, लिम्फोसाइट करती है, और लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC है जो अग्रेनुलोसाइट कैटेगरी में आती है। फिर देखिए सभी रोगों में WBC की संख्या बढ़ती है,
जब भी इन्फेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हमारी बॉर्डर पे कुछ एक्टिविटी करता है या कुछ गतिविधि करता है तो भारत की सेनाएं बॉर्डर पे बढ़ जाती है। उसी तरीके से जब हमारे शरीर में भी कोई इन्फेक्शन बढ़ता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। तो इन्फेक्शन होते ही डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी और डॉक्टर रिपोर्ट देख के कहता है कि आपको तो इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ी हुई है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या इन जनरल कितनी होती है? 6,000 से 11,000। यदि वो 20 तक पहुंच जाए, 17,000 हो, 14,000 हो, तो डॉक्टर कहता है कि भी आपको इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ गई है। अब यहां पर कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें डब्ल्यूबीसी की संख्या इन्फेक्शन होने पर बढ़ती नहीं जबकि घट जाती है। एक रोग का नाम तो दोस्तों एड्स है। एड्स जो है, HIV वायरस जो होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी डाउन आ जाती है। सिमिलरली एक रोग है टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया से होता है। इसमें भी दोस्तों क्या होगा? डब्ल्यूबीसी डाउन आएगी। और एक आपका चिकनगुनिया है, एडिज इजिप्टी मॉस्किटो जिसका वाहक है चिकनगुनिया, डेंगू जैसा ही होता है। इसमें भी क्या है? डब्ल्यूबीसी डाउन आएगी। मैंने एक दिन पहले भी आपको कहा था कि जब मलेरिया का इंफेक्शन होता है तो आरबीसी डाउन आती है, जब चिकनगुनिया का इंफेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी डाउन आती है, और जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स डाउन आती है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो यहां पर भी ये 3 डिजीज का आप नाम याद रखना, एड्स, टाइफाइड और चिकनगुनिया। इन तीनों में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होगी भी? डाउन आएगी। ठीक है। फिर देखिए एक चीज आपको और याद रखनी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए की आवश्यकता हो, आपको डीएनए निकालना हो तो डब्ल्यूबीसी से निकाला जाएगा यदि सैंपल ब्लड है। किससे निकाला जाएगा? डब्ल्यूबीसी से, क्योंकि ब्लड की किसी भी और सेल में न्यूक्लियस होता नहीं है, और न्यूक्लियस के बिना तो डीएनए कैसे मिलेगा दोस्तों? ना तो प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस है और ना ही आपके कहा नहीं है, आरबीसी में है। तो बचा कौन? डब्ल्यूबीसी। तो जब आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना हो या डीएनए टेस्ट करना हो, डीएनए जांच करनी हो, तो डीएनए डब्ल्यूबीसी से निकाला जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यदि डब्ल्यूबीसी की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो, क्या हो भाई? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया, और इसी रोग का नाम है ब्लड कैंसर। यहां पर 3 से 4 लाख हो जाती है, 3 से 4 लाख हो जाती है डब्ल्यूबीसी, जबकि होना कितना था? 6,000 से 11,000 की रेंज में, और हो कितना गया? 3 से 4 लाख। तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई है, कैंसर की डेफिनेशन यही है दोस्तों, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स का मतलब ही कैंसर है। और यदि वो सेल डब्ल्यूबीसी है तो आपको कौन सा रोग होगा? ब्लड कैंसर होगा, जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है भाई। फिर देखिए इधर एक है भी माइक्रोफेगोसाइट्स। माइक्रोफेगोसाइट्स किसको कहा था हमने? न्यूट्रोफिल को। इसको माइक्रो पुलिसमैन भी कहते हैं, माइक्रो पुलिसमैन। ठीक है। मोनोसाइट को कहते हैं मैक्रोफेगोसाइट, इसे मैक्रो पुलिसमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रो पुलिसमैन। ये दोनों बातें भी दिमाग में रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका डब्ल्यूबीसी के बारे में था। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। भाई देखो, प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है दोस्तों, कुछ इस तरह से दिखाई देती है प्लेटलेट्स। ठीक है। न्यूक्लियस इसमें होता नहीं है, तो इस तरह से है ना, ऐसे रोम से निकले रहते हैं चारों तरफ, ताकि जब ब्लड क्लोट करना हो ना तो आपस में एक दूसरे में घुस जाते हैं और ब्लड क्लोट होने लगता है। देखिए भाई, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? प्लेटलेट्स को, क्योंकि इसका मुख्य काम क्या है? ब्लड क्लोटिंग करना। जब भी चोट लगती है तो 5 से 6 मिनट में नेचुरली जो है ब्लड बंद हो जाएगा। आप ऐसे दबाते हो जब चोट लगती है, यदि आप उसको बार बार ऐसे ना देखें ना, हमारी आदत है अधीर होना, पेशेंस बहुत कम है हम में, तो हम बार बार ऐसे उठा उठा के देखते हैं, तो टाइम हम खुद ही बढ़ा देते हैं। यदि आप ऐसे लगातार पकड़ के रख लें थोड़ी देर, तो 5 मिनट में ब्लड क्लोट होना तय है दोस्तों, यदि आपको कोई डिजीज नहीं है तो। मान लीजिए अब किसी को हीमोफीलिया है तो उसमें तो ब्लड रुकता ही नहीं है। ठीक है भाई। तो और इसकी आकृति कैसी होती है? शेप होता है गोल डिस्क जैसा या ओव्यूल शेप, अंडाकार। ठीक। संख्या इसकी कितनी है? 1.5 लाख से 3.5 लाख तक, 1.5 लाख से 3.5 लाख। और आजकल घर घर में, जैसे यार अनपढ़ व्यक्ति भी कहते हैं प्लेट कम हो गई, प्लेट कम हो गई, ऐसा बोलते हैं। असल में उनको उसका साइंटिफिक तो बेचारों को पता भी नहीं होगा, है ना, होती वो प्लेटलेट्स है। और यदि वो 1.5 लाख से कम आने लगती है, डेंगू में तो 30,000 20,000 तक भी आ जाती है। अब डेंगू ना दोस्तों 3 स्टेज होती है डेंगू की। एक तो नॉर्मल डेंगू है जो ठीक होने की संभावना फुल है, एक है आपका हेमोरेजिक डेंगू
जिसमें इंटरनल ब्लडिंग होने लगती है। इंटरनल ब्लडिंग का मतलब है क्योंकि जब प्लेटलेट्स डाउन आती है ना, और प्लेटलेट्स डाउन आने से एक बार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ने से आपकी बॉडी में ब्लडिंग हो जाती है। ब्लडिंग होते ही खून फैल जाएगा अलग अलग हिस्सों में, तो इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। अब जो ब्लड हाई ब्लड प्रेशर का कारण बना हुआ था, अब चूंकि वो कम हो गया तो प्रेशर कम हो गया, अब बीपी डाउन आता है, और जब बीपी डाउन आता है तो आपको शोक लगना शुरू होता है, और उसको बोलते हैं डेंगू ऑफ शोक सिंड्रोम। ये थर्ड स्टेज है, बचना मुश्किल है दोस्तों, है ना, इसमें बचना मुश्किल है, इसलिए डेंगू में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। प्लेटलेट्स डाउन आती है, ब्लड क्लोटिंग होती नहीं और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच होनी चाहिए। ऐसे सवाल पूछ सकते हैं इस बार, क्योंकि डेंगू का बड़ा प्रकोप देखा जा रहा है, और लगातार 2021 और 23 दोनों में डेंगू के बारे में सवाल पूछा गया था। फिर देखिए, ये कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब इनका लाइफ स्पेन 8 से 10 दिन है, कुछ लोगों में 5 से 8 दिन का भी आता है, लेकिन आप ये याद रखना ये स्टैंडर्ड है, 8 से 10 दिन जो है इसका लाइफ स्पेन होता है, किसका, प्लेटलेट्स का। फिर देखें, अब इसका मुख्य कार्य क्या है प्लेटलेट्स का दोस्तों, ये ब्लड क्लोटिंग कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपको चोट लगी और ब्लड ऐसे बहने लगा, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका यहां पर क्लोट हो गया, और उस पे जिसको अपन बोलते हैं ना ऐसे थक्का सा बन जाता है, कुछ दिन बाद वो स्किन से अलग हो जाता है और आपकी स्किन चोट जो है ठीक हो जाती है, वो ब्लड का क्लोट ही है। वो क्या है, ब्लड का क्लोट है, और इसका काम कौन करता है, ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस शुरू होती है दोस्तों प्लेटलेट से। फिर देखिए, ये आपकी रक्त वाहिकाओं की मरम्मत भी करता है। मरम्मत करने का मतलब ही हुआ दोस्तों, जो ब्लड वेसल्स है ना उनको ठीक रखता है, कौन, प्लेटलेट्स। और इसके अलावा संक्रमण से बचाने में सहायता करता है। जैसे मान लो कट लगता है, यदि ओपन वुंड हो, ओपन एरिया हो, वहां से तो इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है ना आपको, तो बचाता कौन है, ब्लड क्लोटिंग के द्वारा बचाती प्लेटलेट्स है। तो ये 3 फंक्शन है, ब्लड क्लोटिंग, रक्त वाहिकाओं का जो मेंटेनेंस है वो, और इसके अलावा इन्फेक्शन से बचाने वाला काम। अब हम देखेंगे कि ब्लड क्लोटिंग जो है ना, इसकी प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है चोट लगने पर रक्त का स्वतः ही रुक जाना। ब्लड क्लोटिंग को यदि मैं इन जनरल सबसे सिंपल बात में कहूं, तो ब्लड का अपने आप रुक जाना ही ब्लड क्लोटिंग है। अब ये होता कैसे है, उससे पहले हम देखेंगे कि एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप इसके स्टेप्स देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, है ना, लेकिन याद करना मुश्किल नहीं है। फिर देखिए, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। इसको, थ्रोम्बस का मतलब थक्का बनना, ठीक, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब प्लेटलेट्स, और प्रक्रिया थक्का बनने की जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है दोस्तों, थ्रोम्बोसिस। यहां लिखा हुआ है थ्रोम्बोसिस, ठीक। अब जो ब्लड क्लोटिंग है ना, इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके बिना ब्लड क्लोटिंग संभव ही नहीं होगी। तो आप देखिए, पहली चीज तो दोस्तों प्लेटलेट्स है। यदि प्लेटलेट्स पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो ब्लड क्लोटिंग कभी होगा ही नहीं, ठीक। तो पहला चीज तो होगी प्लेटलेट्स। ऐसा आ सकता है कि निम्न में से किस चीज की जरूरत है रक्त का थक्का बनने में, तो हो सकता है कहीं आरबीसी हो, कहीं डब्ल्यूबीसी हो, कहीं प्लेटलेट्स हो, तो प्लेटलेट्स की जरूरत है दोस्तों। इसके अलावा कैल्शियम आयन, कौन दोस्तों, कैल्शियम आयन का होना बहुत जरूरी है। बिना कैल्शियम आयन के भी ब्लड क्लोटिंग में दिक्कत आती है, कैल्शियम इसलिए जरूरी है ब्लड क्लोटिंग के लिए, ठीक है। विटामिन के, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन, विटामिन के भी जरूरी है इसके लिए। फिर ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन जरूरी है, शुरुआत में ही बताया था मैंने प्लाज्मा प्रोटीन जब पढ़ाए थे। फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये भी जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं कुछ 1 से लेकर 13 तक, इनकी भी जरूरत रहती है ना। इनमें से कोई भी एक कम होगा, जैसे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8 जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो आपको याद रखना है कि प्लेटलेट्स हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, विटामिन के हो गया, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो गया, फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो गया, आपका रक्त स्कंदक कारक हो गए, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, इनकी जरूरत पड़ेगी ब्लड क्लोटिंग के लिए, ठीक है। देखें, अब ब्लड क्लोटिंग के कौन कौन से चरण होते हैं, यहां मैंने बहुत सिंपलीफाई करने का प्रयास किया है। देखते हैं अपन, इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे ही आपको चोट लगती है दोस्तों, जैसे ही आपको चोट लगती है, चोट लगते ही ब्लडिंग होने लगती है। ये तो आप मानेंगे कि जब भी आपको चोट लगती है तो ब्लड बाहर आ जाता है, ठीक। ब्लड के बाहर आने से प्लेटलेट्स टूटती है,
प्लेटलेट्स क्या होती है दोस्तों, टूट जाती है। और जो प्लेटलेट्स ब्रेकडाउन होती है, प्लेटलेट्स के ब्रेकडाउन होने से उससे एक प्रोटीन बाहर निकलती है जिसका नाम होता है दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसका नाम क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लास्टिन मतलब प्लेटलेट से आती है, थ्रोम्बो मतलब थक्का जमाने के लिए, तो ऐसे याद रख लो आप, थ्रोम्बोप्लास्टिन। सबसे पहला पदार्थ ब्लड क्लोटिंग में यदि कोई बाहर निकलेगा उसका नाम है दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, फिर देखें, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, आपको पता है कि आपके ब्लड प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, लेकिन ये न्यूट्रल होती है दोस्तों, सोई रहती है, कुंभकर्णी नींद। इसको जगाना पड़ता है, उठो काम करो कुछ, ठीक है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं ना कि भाई कुछ करो कुछ करो, वैसे वाले भाव में देखें आप कि प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो आपके ब्लड प्लाज्मा में है, लेकिन पार्टिसिपेट करना नहीं जानती। और जो पार्टिसिपेट करना नहीं जानता उसको वो तो कोई काम कर ही नहीं पाएगा ना फिर। लेकिन अब इसको पार्टिसिपेट करना कौन सिखाएगा दोस्तों, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो निकला था कहां से, प्लेटलेट से। देखिए ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि अक्रिय है, इनएक्टिव है, उसको बदला जाएगा एक्टिव फॉर्मेट में, है ना, उसको एक्टिव किया जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों थ्रोम्बिन। पर वो किससे बनेगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो यहां बना था। इसके अलावा कैल्शियम आयन, फिर विटामिन के और ट्रिप्टेज एंजाइम, एक एंजाइम भी होता है दोस्तों जिसका नाम क्या है, ट्रिप्टेज। तो ये सारे मिलकर इसको मजबूर कर देते हैं इस कुंभकर्ण को कि जागो, ऐसे 6-7 महीने के लिए सो मत, उठ जाइए। तो प्रोथ्रोम्बिन उठ जाता है और उठकर क्या बना लेता है दोस्तों, अपने आप को जागरूक, अवेयर पर्सन बना लेता है, बहुत एक्टिव पर्सन बना लेता है, उसका नाम हो जाता है थ्रोम्बिन। याद रहेगा आपको, पहले स्टेप में क्या हुआ था, प्लेटलेट्स के टूट जाने से बना था दोस्तों थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ब्लड प्लाज्मा की एक प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को बदल देता है थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन बड़ा काम आएगा दोस्तों। देखो अगली एक प्रोटीन है दोस्तों फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन भी प्लाज्मा प्रोटीन है और सोल्यूबल इन ब्लड है। सोल्यूबल है तभी तो ब्लड प्लाज्मा में है, सोल्यूबल नहीं रही होती तो ब्लड प्लाज्मा में भी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये सोल्यूबल है, लेकिन यदि इस फाइब्रिनोजन को इनसोल्यूबल बनाना हो, अघुलनशील बनाना हो, तो आपको एक चीज की जरूरत होगी, उसका नाम है थ्रोम्बिन। ये देखिए फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन बदल देता है फाइब्रिन में, और फाइब्रिन एक रेशेदार प्रोटीन है दोस्तों, फाइब्रस। फाइब्रिन एक रेशेदार प्रोटीन है। इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है कि जो फाइब्रिनोजन है वो तो घुलनशील है, लेकिन फाइब्रिन अघुलनशील है। और जो अघुलनशील है वो तो दोस्तों जाल बना देगा कहां पर, जहां चोट लगी है वहां, क्योंकि वो घुलनशील नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल दिया जाता है थर्ड स्टेप में, लेकिन बदलेगा कौन, थ्रोम्बिन, है ना। हर बार यहां जो बन रहा है प्रोडक्ट वही अगले स्टेप में काम आ रहा है, इसलिए ये स्टेप्स है, इनको चरण कहा जाता है, ब्लड क्लोटिंग के चरण या स्टेप्स ऑफ ब्लड क्लोटिंग, इसी वजह से। ठीक है, आगे देखें। अब ये जो फाइब्रिन बना है, ये फाइब्रिन क्या करेगा, ये फाइब्रिन दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो बाहर निकलती जा रही है ब्लड बहने से, उनको रोक लेता है और एक जाल बना देता है, उस जाल से बाहर आप जा नहीं सकते। तो क्या बन जाएगा, ब्लड क्लॉट। देखो ऐसे मान लीजिए ये आपको एक चोट लगी हुई थी, ये चोट लगी हुई थी और ब्लड ऐसे बह रहा था, और यहां पर आपकी जो प्लेटलेट्स है, आपकी प्लेटलेट्स ने क्या किया, इस तरह का एक, ये फाइब्रिन है, ऐसा जाल बना लिया, किसने, फाइब्रिन ने, और इसी में फंस जाती है फिर सारी सेल्स ब्लड की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और थक्का बन जाता है। इसका मतलब ब्लड क्लोटिंग में 4 पार्ट थे दोस्तों। पहले चरण में चोट लगती है आपको, चोट लगने के बाद प्लेटलेट्स टूट जाती है, उससे एक प्रोटीन बाहर निकलती है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है उसको बदला जाता है थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। और तीसरा है फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में बदलना। फाइब्रिन एक इनसोल्यूबल या अघुलनशील प्रोटीन है जो कि रक्त के थक्का बनने का कारण बनती है। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। कल को कोई पूछ ले आपको इनमें से कौन सी प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, तो फाइब्रिन नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि फाइब्रिन तो चोट लगने पे बनती है थक्के के लिए, उससे पहले तो मैंने नहीं बताया था, वहां तो फाइब्रिनोजन बताया था आपको, है ना। तो याद रखिएगा ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में पर अच्छे तरीके से बता दिया, आप याद रखिएगा।
हाँ, अब और कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं ब्लड के बारे में, क्योंकि इसके बाद फिर हम ब्लड ग्रुप जो है स्टार्ट कर देंगे, है ना। देखिए, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है दोस्तों हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी या रुधिर विज्ञान। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त के निर्माण को क्या कहते हैं? ब्लड का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हीमोपोइसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? हीमोपोइसिस। याद रखना है आपको, ब्लड के निर्माण को कहते हैं हीमोपोइसिस। ठीक है भाई। सबसे लंबी प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन थी, प्रोथ्रोम्बिन थी, फाइब्रिनोजन थी, विटामिन आपका प्रोटीन सी था, ये सारी चीजें थी। उसमें से सबसे लंबी यदि कोई प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजन, लॉन्गेस्ट यदि कोई प्रोटीन है आपके ब्लड प्लाज्मा की, तो उसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों फाइब्रिनोजन। फिर देखिए, मानव रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर, ये भी कुछ ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कई बार पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना चाहिए। मानव रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर होता है दोस्तों 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml। ठीक है, कितना? 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml। फिर आप देखिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल होगा 150 से 260 मिलीग्राम पर 100 ml, और आपका यूरिया का स्तर होगा 17 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml। ये आपको दिमाग में रख लेना है, क्योंकि कई बार ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरिया के कंपैरिजन में। ठीक है भाई। एक चीज और, हीमोग्लोबिन बनता है हीम और ग्लोबिन से। आप ये भी ध्यान रखना कि जो हीम होता है वो टोटल हीमोग्लोबिन का केवल 5% होता है, और ग्लोबिन जो प्रोटीन है जो शरीर में ही बनती है लीवर में, वो 95% होती है। हीमोग्लोबिन में 5% तो हीम होता है और 95% कौन होता है दोस्तों? ग्लोबिन प्रोटीन। एक दोस्तों एक फिनोमिनन है डॉन्स फिनोमिनन्स। डॉन्स फिनोमिनन्स का मतलब होता है कि जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है ना, मान लीजिए ये आरबीसी है और इसकी जो ये मेम्ब्रेन है ना, इसको डॉन्स मेम्ब्रेन कहते हैं, वैज्ञानिक के नाम पर ये डॉन्स मेम्ब्रेन। ये बड़ी सेलेक्टिव, मेम्ब्रेन का अर्थ है सिलेक्टिविटी, है ना। इसमें कौन सी चीजें बाहर आएंगी, कौन सी अंदर जाएंगी, इसके लिए सिलेक्टिविटी होती है मेम्ब्रेन के पास, है ना। इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्यता वाला गुण है इसमें, ठीक है ना, सिलेक्टिविटी होती है। देखिए, आरबीसी की मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं? डाउन्स मेम्ब्रेन, डॉन्स मेम्ब्रेन। ठीक है भाई। अब ऐसा देखिए, ये क्या करती है, कुछ विशेष आयनों जैसे क्लोराइड और कार्बोनेट के लिए क्या करेगी? ये क्या करती है दोस्तों? ये कुछ इश्यू आ गया, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। ये करती है उनके लिए पारगम्यता, और ये सोडियम और पोटेशियम के लिए होती है अपारगम्य। तो आपको ध्यान रखना है, ये इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इसी घटना को दोस्तों डॉन्स घटना की संज्ञा दी जाती है। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। अगली क्लास फिर ब्लड ग्रुप के साथ हम फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और क्लास को शेयर करना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।